हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स, हियर स्टडी बिकम्स इजियर। सो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट जो है CET, ये क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, गवर्नमेंट जो है एक न्यू एग्ज़ाम लेकर आई है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके लिए एक NRA जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका भी गठन किया जाएगा। तो क्या है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि आप पिक में देख ही रहे हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कौन से एग्ज़ाम्स पर इफेक्ट करने वाली है। अभी के लिए वो बैंक एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम और इंडियन रेलवे एग्ज़ाम्स पर इफेक्ट करने वाली है। देखिए कैसे इफेक्ट करने वाली है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन तीनों जो बैंकिंग है, SSC है, रेलवे है, इन तीनों लेवल्स के लिए जो अलग अलग प्रीलिम एग्ज़ाम्स होते थे उनको ख़त्म करके गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अब एक एग्ज़ाम जो है वो रख दिया है, दैट इज़ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अभी ये एक एग्ज़ाम होगा जो प्रीलिम लेवल पर होगा और इस पर जो बच्चे क्लियर होंगे वो आगे मेंस और इंटरव्यू, आगे जितने भी टायर्स हैं उनके लिए प्रोसीड करेंगे। देखिए, इसमें बड़ा और अच्छा बदलाव ये हुआ है कि पहले जो है 3 एग्ज़ाम अलग अलग होते थे। बैंकिंग के एग्ज़ाम्स अलग थे, SSC के अलग अलग लेवल्स के एग्ज़ाम्स अलग थे, रेलवे के एग्ज़ाम्स अलग थे, लेकिन अब उन सबको लिए एक एग्ज़ाम उन्होंने रख दिया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? इससे ये चीज़ होगी कि एक तो आपको अलग अलग एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ऊपर से उस पर ट्रैवलिंग पर जो खर्चा होता है वो बच जाएगा, आपकी बुक्स का खर्चा बचेगा, अलग अलग जो फॉर्म फिल होते थे पेपर्स के लिए वो चीज़ जो है बचेगी, और एक ही जो आप पेपर देंगे उसका जो स्कोर कार्ड है वो हर जगह आपका लागू होगा, चाहे वो बैंक के एग्ज़ाम के लिए हो, बैंक में रिक्रूटमेंट के लिए हो, चाहे SSC के लिए हो, चाहे रेलवे के लिए हो। आपका सेट का यानी कि CET का जो आपका स्कोर कार्ड होगा, वहाँ पर जो स्कोर होंगे वो सभी जगह वो अप्लाई होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ा जो है बदलाव है। तो देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी कि कैसे ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो अप्लाई होगा, क्या क्या इसमें चेंजेस आएंगी, कैसे जो एग्ज़ाम है वो होगा प्रीलिम लेवल पर। पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। फिर अगर आप कोई पॉइंट जो छूट जाएगा, बाद में आपका मन में वो डाउट रह जाएगा कि ये चीज़ पता नहीं कैसे होगी, तो बेटर है कि आप पहले से ही ध्यान से पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करते हैं। इन अ मूव टू स्ट्रीमलाइन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर नॉन गजटेड पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड सेटिंग ऑफ द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो देखिए, गवर्नमेंट ने जो है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका गठन किया है इन सभी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको कंडक्ट करवाने के लिए। अभी तक क्या होता था, अगर आपका बैंकिंग का है तो उसको कंडक्ट IBPS करवाती थी, रेलवे के लिए अलग बॉडीज़ थी, और जो हमारा SSC है उसके लिए अलग बॉडी थी। तो सभी बॉडीज़ अलग अलग अपना जो टेस्ट है उसको कंडक्ट करवाती थी। लेकिन अभी क्या, अभी एक एजेंसी बना दी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो अब ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सिर्फ एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी, सो दैट इज़ NRA। तो ये कंडक्ट करवाएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज CET। द प्रपोजल फॉर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द यूनियन बजट 2020। देखिए, यहाँ से आपका एक जो मैं कह सकती हूँ GK का एक क्वेश्चन जो है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस ये प्रपोजल किसने किया था? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने यूनियन बजट 2020 में इसको प्रपोज किया था। द न्यू एजेंसी विल बी एन इंडिपेंडेंट, ये जो न्यू एजेंसी है NRA प्रोफेशनल एंड स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड विल कंडक्ट एन एग्जाम विच वुड बी नोन एज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो NRA है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, प्रोफेशनल है, स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और वो क्या कंडक्ट करवाने वाली है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि इसका गठन सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए ही हुआ है। तो देखिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो किस चीज़ के लिए हो रहा है आपको पता है? बैंकिंग हो, रेलवे हो, या फिर SSC का एग्जाम हो, वो गवर्नमेंट जॉब्स को पाने के लिए होता है। तो ये भी कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये भी उन्हीं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है। लेकिन है क्या कि उनके जो प्रीलिम लेवल पर अलग अलग एग्जाम होते थे, अब उनको जो ख़त्म करके है एक सिंगल एग्ज़ाम है वो रख दिया गया। देखिए, NRA विल वर्क एज अ प्रीलिमिनरी सिंगल विंडो। तो प्रीलिम लेवल पर एक सिंगल एग्जाम होगा, तो ये एक प्रीलिमिनरी सिंगल विंडो एजेंसी का काम करेगी। शॉर्टलिस्ट क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स फ्रॉम बल्क ऑफ एस्पिरेंट्स। तो पहले क्या थे, पहले बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे, SSC के अलग होते थे, फिर बैंकिंग के लिए भी वो अप्लाई करते थे, फिर रेलवे के लिए अलग अप्लाई करते थे। तो अभी क्या होगा कि जितने भी बल्क में एस्पिरेंट्स हैं उनको एक तरह से शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो एक एग्ज़ाम होता था प्रीलिम, अलग अलग लेवल पर होता था, अभी एक एग्ज़ाम होगा, दैट इज़ CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसमें से जो बच्चे फिल्टर होकर आगे यानी कि पास करके वो आगे जाएंगे, तो वो आगे अपने मेंस और आगे जितने भी टायर हैं उसके लिए वो एलिजिबल होंगे। सो देखिए,
फॉरवर्ड द लिस्ट टू एसएससी, आईबीपीएस एटसेट्रा टू होल्ड द मेंस। तो वही है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो भी बच्चे क्लियर करेंगे वो आगे मेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो अभी क्या है कि अलग अलग आपके जो रेलवे का एग्ज़ाम था, एसएससी का एग्ज़ाम था, जो आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम था प्रीलिम लेवल पर, अब वो खत्म हो गया है। अब उसकी जगह आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, सिर्फ और सिर्फ वन एग्ज़ाम, दैट इज़ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे देखिए ये जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग इस तरह से रखा गया है कि जैसे आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपको ग्रेजुएशन चाहिए तो ग्रेजुएशन के लिए एक एग्ज़ाम हो गया। जिन जिन पोस्ट पर ग्रेजुएशन जो है वो एक क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी के लिए ज़रूरी थी, तो उसके लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है उसके लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो ये एक चीज़, एक अच्छी बड़ी, जो हम कह सकते हैं एक बड़ा बदलाव है। बाकी चीज़ें कैसी होंगी, अच्छी होंगी, कैसी उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं आएंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो तो चीज़ें इंप्लीमेंट होने पर पता चलता है। लेकिन अभी के लिए ये एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बदलाव जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने सारे जो एग्ज़ाम्स होते थे वो अब नहीं होंगे। उसकी जगह सिर्फ एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, उनके माइंड पर जो बर्डन है वो भी कम होगा। तो देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, द गवर्नमेंट सैंक्शन 1517.57 करोड़ फॉर एनआरए। तो इतना पैसा जो है 1517.57 करोड़ जो पैसा है एनआरए के लिए दिया गया है। यूनियन कैबिनेट सेड इन अ स्टेटमेंट एडिंग दैट द एक्सपेंडिचर विल बी अंडरटेकन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो वो 3 ईयर्स तक है, उसको ले सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम सेटिंग अप द एनआरए, कॉस्ट विल बी इंकर्ड फॉर सेटिंग अप एग्जामिनेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, द स्टेटमेंट सेट। तो ये नहीं है कि अगर एक टेस्ट है तो वो कॉमन टेस्ट है, बहुत कम जगह पर होगा, आप पता नहीं कहाँ कहाँ आपको दौड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके ही डिस्ट्रिक्ट में होगा। वो इसके लिए 117 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अलॉट किए गए हैं, ताकि आपको आपका जो सेंटर है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही, आपको नज़दीक के एरिया में मिल सके। तो ये इसमें से दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आ रही है। एक तो ये कि उस पर कितना पैसा जो है वो खर्च किया जा रहा है, दूसरा ये कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इसको अप्लाई किया जा रहा है। तो 117 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें ये कंडक्ट करवाया जाएगा। Next is commenting on the benefits of one common test, Prime Minister Narendra Modi said the National Recruitment Agency, that is NRA, will prove to be a boon for crores of youngsters. तो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि ये जो है बच्चों के लिए यानी यंगस्टर्स के लिए एक बून का यानी कि एक बहुत अच्छा बदलाव का काम करेगी। थ्रू द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट। वही है, मैंने जैसे आपको बताया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक टेस्ट है, जिससे क्या होगा, बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट है जो वो ख़त्म हो जाएंगे, जिससे बच्चों का जो टाइम है वो भी सेव होगा और बहुत सारे रिसोर्सेज, पैसे जो आपके खर्च होते थे वो भी सेव हो जाएंगे। और इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी एग्जाम में, क्योंकि एक एग्जाम होगा, अलग अलग एग्जाम्स नहीं होंगे। तो जितने भी अब तक जो है वो ट्रांसपेरेंसी की कमी चल रही थी, तो वो भी इसमें इम्प्रूव होगी। तो अब जानते हैं सीईटी के एग्ज़ाम के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स के थ्रू आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, एट प्रेजेंट द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट फॉर एसएससी। देखिए अभी तक क्या था कि एसएससी एग्ज़ाम के लिए जो है वो एनआरसी जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वो कंडक्ट करवाया करती थी, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, दैट इज़ आईबीपीएस, वो बैंक का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाती थी। एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो रेलवे के एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करवाती थी। दैट मीन्स अभी तक हमारे पास इन 3 एग्जाम्स के लिए ये 3 बॉडीज़ होती थी, लेकिन अभी क्या किया है, इन तीनों बॉडीज़ की जगह पर एक बॉडी बना दी है, दैट इज़ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब यही जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करवाएगी। तो 3 बॉडीज़ को ख़त्म करके एक बॉडी जो है वो बना दी गई है। सेकेंड पॉइंट, द हायरिंग ऑफ ग्रुप बी, दैट इज़ नॉन गजेटेड, ग्रुप सी नॉन टेक्निकल एंड क्लरिकल पोस्ट, Group B, Group C and clerical post in the government along with various equivalent recruitment in public sector banks will be done through CET। तो वैसे वही मैंने जैसे आपको बताया, देखो ग्रुप बी के जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं, जितने भी पोस्ट हैं, ग्रुप सी के होते हैं, जितने भी क्लरिकल पोस्ट होती हैं, उन सब के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इन सब के लिए आपको अलग से एग्ज़ाम नहीं देना होगा। NRA will conduct preliminary examinations for all these recruitments। तो NRA जो है वो प्रीलिम लेवल का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाएगी, जिसका नाम रखा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसका जो भी आपका स्कोर होगा वो हर जगह अप्लाई होगा, चाहे वो एसएससी की पोस्ट के लिए हो, चाहे वो बैंक की पोस्ट के लिए हो, चाहे वो रेलवे की पोस्ट के लिए हो। अभी के लिए इन्होंने सिर्फ यही 3 एग्जाम है इसमें जो है इंक्लूड किए हैं। आने वाले टाइम पे कहा जा रहा है कि शायद और भी कई एग्जाम्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ 3 हैं, रेलवे, बैंकिंग एंड एसएससी। अगर आप इस सी टेट के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है नंबर 3, द मल्टी एजेंसी बॉडी दैट इज NRA, जो है एक मल्टी एजेंसी बॉडी है, विल कंडक्ट अ सेपरेट CET ईच फॉर द 3 लेवल्स ऑफ ग्रेजुएट। देखिए वही है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या है, वो ऐसा नहीं है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट तीनों एग्जाम के लिए ज़रूर एक एग्ज़ाम रख दिया गया है। रेलवे के लिए, SSC के लिए, बैंक के लिए एक एग्ज़ाम है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग होगा, +2 लेवल के लिए यानी कि 12th पास स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा, और 10th जो है उनके लिए अलग होगा। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन वाले को ही जो एग्ज़ाम में आना है वही 10th वाले को आ जाएगा, तो ये तो गलत होगा। तो इन तीनों लेवल्स के लिए, तीनों क्वालिफिकेशन लेवल्स के लिए अलग अलग रखा गया है। हाँ, जिन पोस्ट के लिए, जिन रिक्रूटमेंट्स के लिए ग्रेजुएशन जो है वो रिक्वायर्ड है, वहाँ आपको अलग अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है उनके लिए एक टेस्ट रख दिया जाएगा CET ग्रेजुएशन लेवल का, वहाँ जो आपके स्कोर होंगे वो हर जगह अप्लाई होंगे। इसी तरह +2 लेवल यानी कि 12th पास स्टूडेंट्स के लिए होगा, ऐसे ही 10th पास स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। तो यानी कि 3 लेवल्स पर ये जो CET है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर यानी कि 12th के लिए, और मैट्रिकुलेट के लिए यानी कि 10th पास के लिए। नंबर 4, बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग डन एट द CET, स्क्रीनिंग का मतलब हो गया यहाँ पर जो फिल्टर होगा, यानी कि यहाँ पर जो बच्चे हैं यहाँ पर क्लियर करेंगे, तो CET स्कोर लेवल फाइनल सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू द सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर्स। तो इसके अलग स्पेशलाइज्ड टायर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि यही इसमें जो स्कोर होगा मिलेगा वही आपको जॉब दिलवाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपके मेंस और अलग जो टायर्स हैं, आपका इंटरव्यू है, जो सब है एग्जामिनेशन के लिए, वो ज़रूर कंडक्ट होगा, और उसके बेस पर ही आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। 5th पॉइंट इज द स्कोर ऑफ CET विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। तो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको जो भी आपका स्कोर होगा वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। तो आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहें जितनी बार भी CET का एग्जाम दे सकते हैं। टू बी टेकन बाय कैंडिडेट टू अपीयर इन CET सब्जेक्ट टू द अपर एज लिमिट, जितनी भी अपर एज लिमिट वहाँ पर मेंशन होगी उस एज तक आप जितनी बार चाहें वो एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं, और आपका जो स्कोर होगा वो 3 ईयर्स तक वैलिड होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है अराउंड 2.5 से 3 करोड़ एस्पिरेंट्स सिट फॉर ईच ऑफ दीज एग्जामिनेशंस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स और बैंकिंग जॉब्स एवरी ईयर। बिल्कुल, बैंकिंग के लिए हो या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो, हमारे इंडिया में 2.5 से 3 करोड़ के आसपास जो हैं बच्चे हर साल जो है वो एग्ज़ाम देते हैं। A CET would enable the candidates to appear once and apply to any or all of these recruitment agencies for the higher level of examination। तो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से क्या होगा, वो सिर्फ उन्हें एक बार एग्जाम देना होगा, और वही जो स्कोर कार्ड है वो अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक बड़ा पॉइंट। नंबर 7, द करिकुलम फॉर दिस टेस्ट वुड बी कॉमन एज वुड बी द स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनका जो करिकुलम होगा वो कॉमन होगा। पहले क्या था, SSC के लिए अलग जो सिलेबस था, बैंकिंग के लिए अलग होता था करिकुलम, और रेलवे के लिए थोड़ा अलग होता था। तो अभी उन सब के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम एक है, तो जो उनका करिकुलम होगा वो भी कॉमन होगा। अब उस करिकुलम में जो पहले से करिकुलम है वो इंक्लूड करते हैं या कुछ चेंज करते हैं, वो जब करिकुलम आएगा उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। This would greatly ease the burden of candidates who are at present required to prepare for each of the examination। Definitely अगर देखिए, अगर आपके पास 3 एग्जाम है, तीनों का सिलेबस, तीनों का करिकुलम अलग है, तो आपके सर पर एक बर्डन हो जाता है। अगर आपने तीनों के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपको अलग अलग से वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपके पास एक कॉमन करिकुलम होगा, कॉमन एग्जाम होगा, तो सिर्फ आपको एक की ही तैयारी करनी होगी। उससे आपका क्या होगा, कैंडिडेट्स का बर्डन भी बहुत कम होगा। तो इसीलिए ये जो एग्ज़ाम है वो एक मैं ये कह रही हूँ कि एक अच्छा बदलाव है। नेक्स्ट हमारे पास 8th पॉइंट आता है, कैंडिडेट्स वुड हैव द फैसिलिटी ऑफ रजिस्टरिंग ऑन अ कॉमन पोर्टल एंड अ गिव चॉइस ऑफ सेंटर्स। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, और सेंटर्स भी आपको दूर दूर नहीं, आपके चॉइस ऑफ सेंटर्स आपको मिलेंगे, आपके एरिया के नज़दीक आपको सेंटर्स मिलेंगे। जैसे हमने पढ़ा 117 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कॉमन पोर्टल पर जाकर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, और आपके जो सेंटर्स है आपकी चॉइस के आपको दिए जाएंगे। सो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी दे वुड बी अलॉटेड सेंटर्स। तो जैसे ही अवेलेबल होगा 117 डिस्ट्रिक्ट में से जो भी आपके नज़दीक का सेंटर होगा वो आपको अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है, द CET वुड बी अवेलेबल इन अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, इसमें लैंग्वेज का भी ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक लैंग्वेज होगी, हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल होगा CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जितनी भी लैंग्वेजेस में जिस भी पर्सन जो भी स्टेट से है वो जिस तरह की लैंग्वेज में अप्लाई करना चाहता है वो लैंग्वेज उसके लिए अवेलेबल होगी। इससे क्या होगा, हर एक जो पर्सन है, हर एक जो कैंडिडेट है, वो उसके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी सिलेक्ट होने की, क्योंकि उसके पास अपना जो लैंग्वेज है उसमें एग्जाम देने की चॉइस है। ये भी अच्छा पॉइंट है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो लैंग्वेज का भी ध्यान रखा गया है कि इसको हर एक लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जा सके।
हमारे सामने 10th पॉइंट आता है, विद सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कैंडिडेट नो लॉन्गर नीड टू स्पेंड मनी टू फिल अप डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर डिफरेंट जॉब्स, द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस विल बी आल्सो बी सेव्ड। देखिए, अगर आपका ट्रैवलिंग का, अगर आपका सेंटर दूर आता है या आपको 3 जगह पर पेपर देने जाना है, तो 3 बार आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी। आपका जो मनी है टेस्ट के लिए अप्लाई करने पर, वो आपकी जो खर्च होती है वो सब जो है वो सेव होने वाली है, क्योंकि अभी टेस्ट है सिर्फ सिंगल टेस्ट के लिए आपको सिर्फ 1 टाइम जो है वो आपको अपना फॉर्म है फिल करना होगा और सिर्फ एक बार आपको एग्जाम देने जाना होगा, तो इससे आपकी जो मनी है वो भी सेव होगी। हमारे पास 11th पॉइंट आता है, द एनआरए विल सेट अप एग्जामिनेशन सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो हर कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली वुमेन फ्रॉम रूरल एंड फार फ्लंग एरियाज ऑफ द कंट्री एज दे वॉन्ट बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल। तो उन्हें जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा दूर अपने घर से नहीं जा सकती हैं और बार बार उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए 3 जगह जाना पड़ता था, तो अब वो चीज़ नहीं होगी। हर डिस्ट्रिक्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और किसी को भी ज़्यादा दूर अपने एरिया से जाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो एग्ज़ाम है आपके एरिया में, आपके नज़दीक होने वाला है, आपके डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड पॉइंट हियर। नेक्स्ट हमारे पास 12th पॉइंट आता है, इट विल लीड टू ईज़ ऑफ सिलेक्शन, ईज़ ऑफ जॉब प्लेसमेंट इन ईज़ ऑफ लिविंग। तो बिल्कुल ईज़ ऑफ सिलेक्शन तो होगी ही, क्योंकि हर जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए सिर्फ एक सिंगल जो टेस्ट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो होगा। उससे जॉब प्लेसमेंट में भी बहुत ईज़ होगा, यानी कि ईजिली प्लेसमेंट होगी, especially for those sections of society that are considered disadvantaged। and यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह said in a tweet। तो ये जो बात है वो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने कही है अपने ट्वीट में कि इससे क्या होगा कि सिलेक्शन में इजी होगा, जॉब प्लेसमेंट में इजी होगा लोगों के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए ये इजी होगा जो डिसएडवांटेज हैं, यानी कि जिनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, वो ज़्यादा जो है मनी नहीं खर्च कर पाते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स पर ज़्यादा जो है रिसोर्स नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। तो हमारे पास 13 पॉइंट आता है, दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन मिटिगेटिंग द हार्डशिप ऑफ कैंडिडेट्स हु स्पेंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट प्रिपेयरिंग एंड गिविंग दीज एग्जामिनेशंस एवरी ईयर, द कैबिनेट सेड इन अ स्टेटमेंट। बिल्कुल देखिए, बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हर एक का तो एग्ज़ाम हर बार पास नहीं होता है, तो हर साल बच्चे ये एग्जामिनेशंस देते हैं, इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, मनी टाइम एफर्ट जो है वो अपनी लगाते हैं इस पर, तो वो सब चीज़ें जो है उनकी हार्डशिप है उसको कम होगा, उनकी जो मुश्किलें हैं अब वो कम होने वाली हैं, क्योंकि टेस्ट एक है, उनको प्रिपेयर एक के लिए करना होगा, फॉर्म एक के लिए फिल करना होगा, सिर्फ एक टेस्ट देना होगा और उसी टेस्ट के स्कोर्स वो अपने हर जगह रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा और बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है रिक्रूटमेंट के लिए। एक हम कह सकते हैं एक स्टेप है जो बच्चों की मुश्किलें कम कर सकता है, और कितने ही मुश्किलें आती हैं अलग अलग जो एग्ज़ाम्स है उसके प्रेपरेशन के लिए, कितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो जो है अलग अलग ज्वाइन करते हैं बच्चे, उन पर बहुत सारा पैसा, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स खर्च करते हैं, तो उन सबको रिड्यूस करने के लिए, उन सबको कम करने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप जो है गवर्नमेंट ने लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है 14 पॉइंट, वुमेन कैंडिडेट्स स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज फेस कंसंट्रेंट्स इन अपीयरिंग इन मल्टीपल एग्जामिनेशंस एज दे हैव टू अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशंस एंड प्लेसेस टू स्टे इन प्लेसेस दैट आर फार अवे, द गवर्नमेंट सेड। तो वुमेन्स के लिए बिल्कुल एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि उन्हें हर जगह मल्टीपल एग्जामिनेशन देने के लिए जगह जगह अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ता था, अलग अलग जगह पर रहने के लिए वो क्योंकि हर जगह पर टाइम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम की इस तरह होता है कि हमें जो बच्चों को यानी कि होता है कि उस प्लेस पर एक दिन पहले या 2 दिन पहले जाकर उन्हें रुकना पड़ता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है कम होगी, उनकी यहाँ पर मुश्किलें कम होगी, क्योंकि अभी एक टेस्ट है तो आपको जगह जगह अपना टेस्ट देने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी के लिए, हर तरह के कैंडिडेट के लिए ये एक स्टेप है, अच्छा पॉइंट है, लेकिन वुमेन्स के लिए ये और भी अच्छा पॉइंट हो जाता है। तो ये थी इसके बारे में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी। देखिए, ये एक कॉमन टेस्ट है, आप कह सकते हैं एक फिल्टर टेस्ट है जो कि प्रीलिम लेवल पर होगा तीनों टेस्ट के लिए, रेलवेज़ के लिए, बैंकिंग के लिए और एसएससी के लिए। अब उनके लिए आपको अलग से पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल का एक कॉमन टेस्ट होगा, +2 लेवल का, 12th लेवल का एक अलग टेस्ट होगा और 10th लेवल का एक अलग टेस्ट होगा, लेकिन होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका। इसमें जो आने वाले स्कोर्स हैं वो आपके हर एक रिक्रूटमेंट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको कंडक्ट करवाएगी एनआरए, 117 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कंडक्ट होने वाला है, और इसके बाद इसमें जो क्लियर होंगे बच्चे वो आगे अपने मेंस के लिए जा सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा जो है हम कह सकते हैं एक माइल स्टेप हम कह सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने लिया है सब कैंडिडेट्स के मुश्किलात को कम करने के लिए। तो आई होप ये एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा स्टेप है। देखते हैं जब ये इम्प्लीमेंट होगा कैसे निकल कर आता है, चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं, कितनी क्या क्या इसमें और प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो वो सब चीज़ें हैं इम्प्लीमेंटेशन पर ही पता लगेंगी। तो आई होप आपको ये पूरी जानकारी आपको काम आई होगी। आपको पूरी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।